हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला यूनिट मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड जो हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज एक नया टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्राम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं एंड क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये दोनों चीज़ हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ अ लिटिल बिट रिलेटेड और इंट्रोडक्शन टू मोल कॉन्सेप्ट। वो थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन है, बट फिर भी सिंस उसका जो कैलकुलेशन का तरीका है वो पूरी तरीके से मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन से मिलता जुलता है, इसलिए यहीं पर ही इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा कि मोल कॉन्सेप्ट में आखिरकार आपको जाकर क्या पढ़ना है। ठीक है, एंड लास्टली हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला यूनिट मास के कैलकुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है Al2SO4 होल 3। इसका आपको फार्मूला यूनिट मास फाइंड आउट करना है बिकॉज इट इज़ आयनिक कंपाउंड, तो इसका हम फार्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे। आपको एटॉमिक मासेस के वैल्यूज़ दिए हुए हैं 27U फॉर एल्यूमिनियम, सल्फ़र के लिए 32U एंड ऑक्सीजन के लिए 16U। ये सारे वैल्यूज़ आपको पुट करना है कैलकुलेशन के दौरान एंड मुझे बताना है कि Al2SO4 होल 3 का क्या आपको मिलेगा आंसर, क्या फार्मूला यूनिट मास आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो टेक योर ओन टाइम एंड देन टेल मी कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। Al2SO4 होल 3 में सबसे पहले मुझे देखना है कि इसमें Al कितना है एंड सल्फ़र कितना है एंड ऑक्सीजन कितना है। तो यहाँ पर मुझे Al 2 दिख रहा है, तो हम यहाँ 2 × Al लिख लेंगे। 2 एटम्स हैं एल्यूमिनियम के। इसके साथ यहाँ पर फिर एक ब्रैकेट शुरू हो रहा है जो सल्फ़ेट के साथ लगा हुआ है ब्रैकेट, तो हम यहाँ पर प्लस करके एक ब्रैकेट शुरू करेंगे। ओके, राइट। और सल्फ़र ब्रैकेट के अंदर एक ही है, ओनली वन सल्फ़र दैट वी सी इनसाइड द ब्रैकेट, तो हम यहाँ पर 1 × S लिखेंगे। ओके, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं अलग से। प्लस 4 ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन O4 है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो इसीलिए यहाँ पर 4 × O लिखेंगे हम लोग। और फाइनली ब्रैकेट के बाहर हम × 3 करेंगे क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर आपको एक 3 दिख रहा है। अब जिसके जो भी एटॉमिक मासेस के वैल्यूज़ हैं उसको वहाँ पुट करना है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं 27, प्लस सल्फ़र के लिए हम लोग लिखेंगे 32, प्लस ऑक्सीजन के लिए हम लोग लिखेंगे 16 एंड फाइनली बाहर इस ब्रैकेट को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके आगे आपको सॉल्व करते जाना है, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई 1 by 1। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 × 27 दैट इज़ 54, प्लस 1 × 32 इज़ 32, प्लस 4 × 16 इज़ 64 × 3। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 54 प्लस 96 × 3, इसको ऐड करने पे आपको 96 मिलेगा। अब पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन हम लोग एडिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 54 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई 96 × 3 करने पर आपको फाइनली मिल जाएगा 288, और इन दोनों को फाइनली जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 342U। ठीक है, 342U आंसर आ जाएगा Al2SO4 होल 3 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ओके,
सो अगर आपका 342 आया है देन इट इज़ करेक्ट। अगर इससे हट के अगर कुछ आंसर है, कुछ अलग आंसर है, तो यू कैन चेक द स्टेप्स। आई हैव रिटन ऑल द स्टेप्स ऑन द स्क्रीन, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर एंड अंडरस्टैंड कि आपका कहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी आपको कैलकुलेट करना है। वन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और यू कैन से फॉर्मूला यूनिट मास, क्योंकि हम यहाँ आयनिक कंपाउंड देंगे आपको। तो नेक्स्ट कंपाउंड है CaHCO3 होल 2। इसका जो नाम होगा वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको उस नाम से बोल सकते हैं। दो नाम कह सकते हैं इसका, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको पहले से पता होना चाहिए। अब तो एटॉमिक मासेस हम लोगों ने इतना बार प्रैक्टिस कर लिया है तो अब आपको पता होगा। सो एटॉमिक मासेस कैल्शियम के लिए 40U है, एज यू ऑलरेडी नो। हाइड्रोजन के लिए तो पता ही होगा 1U होता है। कार्बन के लिए जानते ही हैं 12U होता है, एंड ऑक्सीजन के लिए 16U होता है। ठीक है, सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। आपको कोशिश करना है इसका फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड आउट करने का। ठीक है, इसका फॉर्मूला यूनिट मास हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो टेक योर टाइम, सॉल्व इट इन द कमेंट्स एंड देन टेल मी व्हाट इज़ योर आंसर। आपका क्या आंसर है मुझे बताइए जल्दी से। ठीक है, पहले कंपाउंड में देखिए कि कितने सारे एटम्स हैं कैल्शियम के, कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, कितने कार्बन के और कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। उनको काउंट करिए, देखिए, फिर एटॉमिक मासेस का वैल्यू पुट करिए एंड देन सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो कैल्शियम मुझे यहाँ पर 1 दिख रहा है, क्योंकि कैल्शियम के राइट साइड में कोई नंबर नहीं मेंशन्ड है, तो इसलिए हम यहाँ 1 × Ca लिख देंगे, प्लस एक ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है। ये पूरा HCO3 का एक ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर मुझे एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, तो आई एम गोइंग टू राइट 1 × H, एंड ब्रैकेट के अंदर मुझे एक कार्बन दिख रहा है, तो आई एम गोइंग टू राइट 1 × C, एंड ब्रैकेट के अंदर 3 ऑक्सीजन है, तो आई एम गोइंग टू राइट 3 × O। ओके, और ब्रैकेट के बाहर टोटली आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फाइनली सारा कुछ 2 से मल्टीप्लाइड है। अब सबके जो भी मेरे एटॉमिक मासेस के वैल्यूज़ हैं इन सारे एलिमेंट्स के, वो सब यहाँ पुट कर देंगे। सो 1 × 40 ब्रैकेट स्टार्ट 1 × 1 प्लस 1 × 12 प्लस 3 × 16 × 12। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने कैसे वैल्यूज़ पुट किया। ठीक है, इसके बाद फाइनली सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। 40 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48 होल मल्टीप्लाइड विथ 2, पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद 40 प्लस 12 एंड 48 इज़ 60, 60 प्लस 1 दैट इज़ 61, तो 61 × 2 आ जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको ऐड करेंगे 40 से। सो हियर वी गेट 40 प्लस 122। सो 122 एंड 40 ऐड करने पर फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा 162U। सो 162U आपका अगर आंसर आया है तो फिर इट इज़ करेक्ट एब्सोल्युटली। बट अगर 162 से अलग अगर आपका कुछ आंसर आया है तो यू नीड टू चेक ऑल द स्टेप्स मेंशन्ड है स्क्रीन पे देख के अपना स्टेप्स चेक कर लीजिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, सो 162 इज़ द करेक्ट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल 2। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को सीखना है
एक क्वेश्चन जो कि एक नए टर्म से रिलेटेड है जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, दैट इज़ ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो थोड़ा सा दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का वो इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैंने अभी तक बताया नहीं था उसको, एंड सिंस वो आपके फर्स्ट टर्म सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है इसीलिए भी मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था। लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मास का जो कैलकुलेशन टेक्निक होता है, जो कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है, दैट इज़ एग्जैक्टली सेम एज कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसीलिए थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो इसीलिए उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंसेस हैं एंड क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ डिस्कस हम लोग करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू द सिमिलैरिटी, ठीक है। तो सिमिलैरिटी ये है दैट न्यूमेरिकली बोथ आर सेम, ठीक है। सो न्यूमेरिकली बोथ आर इक्वल, राइट। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ कि relative atomic mass of sodium is 23U, और यहाँ अगर मैं बोलूँ कि ग्राम atomic mass of sodium is 23 ग्राम, ठीक है। सो द ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ पर U यूनिट हटाकर ग्राम लगा दिया जाता है। न्यूमेरिकली दोनों का जो नंबर है वो सेम रहता है। जितना एटॉमिक मासेस हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो सब हम लोगों ने U लगाकर पढ़ा है, सब में जो यूनिट हम लगाते हैं वो हम U लगाते हैं। दैट मीन्स वो रिलेटिव बताता है कि वो किससे हम रिलेट कर रहे हैं, किससे वो रिलेटेड है या किसके साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है। कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 मास से कंपेयर करते हैं उसको, इसीलिए उसके साथ कौन सी यूनिट लगाते हैं हम, यूनिफाइड मास की यूनिट लगाते हैं, दैट इज़ U लगाते हैं उसके साथ। लेकिन अगर इस U को हटा के हम ग्राम लगा देंगे तो उसका मतलब होगा कि वो ग्राम एटॉमिक मास बताएगा। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू, मान लो यहाँ 23 है और इधर भी मैंने 23 लिखा और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज नहीं किया है, बस U को हटाकर ग्राम लिख दिया है, दैट मीन्स इट इज़ ग्राम एटॉमिक मास, ओके। वो ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बताएगा, ठीक है। अभी इसके बाद एक दूसरी चीज़, ये तो सिमिलैरिटी के न्यूमेरिकली दोनों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, यही एक सिमिलैरिटी है जो आपको इन दोनों में दिखेगा, बाकी और कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है। डिफरेंसेस कई सारे हैं, देखने में और सुनने में बहुत सेम लगता है, एक जैसा लगता है, लेकिन डिफरेंसेस आपको बहुत सारा मिल जाएगा इन दोनों के बीच। जैसे पहला तो ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो हम लोग टर्म्स यूज़ करते हैं वो सिर्फ एक एटम या एक मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो कहने का क्या मतलब है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड फॉर अ सिंगल एटम, ओके। या फिर इसको बोलने का दूसरा तरीका है, अगर आप मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से बोलिए तो एटॉमिक मास के लिए बोला मैंने, और उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज कैलकुलेटेड फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए या एक सिंगल एटम के लिए कैलकुलेट होने वाले मासेस को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास
या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम मुझे ग्राम एटॉमिक मास के बारे में लिखना हो तो फिर हम क्या लिखेंगे, डिफरेंसेस पहला तो यहाँ की ग्राम एटॉमिक मास is calculated for 6.23 or according to NCERT it's 22 into 10 to the power 23 atoms together, ठीक है। और इसको मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में अगर मुझे बोलना हो तो हम बोलेंगे कि ग्राम molecular mass is calculated for 6.022 10 to the power 23 molecules together। ओके, अभी मैंने यहाँ एक नंबर लिखा 6.022 10 to the power 23, ठीक है। ये एक मैंने यहाँ एक अलग से एक नंबर लिखा है, ये नंबर पहले आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा इस टाइप का। ये जो मैंने एक डेसिमल वैल्यू डाला है यहाँ पे, ये नंबर आपके लिए नया है और इसी नंबर से जुड़े हुए सारे कैलकुलेशन होते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और इस नंबर का एक स्पेशल नाम है, वी कॉल दिस एज एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। इस नंबर को हम लोग एक स्पेशल नाम से बोलते हैं, वी कॉल दिस एज एवोगैड्रो नंबर। ये जो 6.022 10 to the power 23 ये जो नंबर मैंने लिखा है, इस नंबर का एक स्पेशल नाम होता है, स्पेशल नेम दैट हैज़ बीन गिवन टू दिस। एंड ये स्पेशल नाम हम लोग कहते हैं, एक साइंटिस्ट के नाम पर इस नंबर को रखा गया क्योंकि उसी साइंटिस्ट ने इस नंबर को खोजा था, कैलकुलेट करके निकाला था, इसीलिए उस साइंटिस्ट के नाम पर हम लोग इस नंबर को बुलाते हैं। सो इस नंबर का नाम है एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। और इस नंबर को सिंबल भी प्रोवाइड किया गया कि इतना बड़ा नंबर अगर नहीं लिखना है तो आप चाहें तो सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस नंबर के जगह। और इसके लिए हम लोग सिंबल या तो NA लिख सकते हैं, A आपका सबस्क्रिप्ट में होगा, या तो इसके जगह हम लोग N0 भी लिख सकते हैं, N0 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो NA या N0 ये दोनों एवोगैड्रो नंबर के सिंबल्स हैं। किसी बुक में आपको NA लिखा हुआ दिखता है तो किसी बुक में आपको N0 दिखता है एवोगैड्रोस नंबर के लिए। और ये जो एवोगैड्रोस नंबर है 6.022 10 to the power 23, ये नंबर कैसे आता है ये हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में समझेंगे, उसको अभी हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ अ पोर्शन ऑफ सेकेंड टर्म। लेकिन यहाँ मुझे आपको ग्राम एटॉमिक मास समझाना था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताना था, इसीलिए ये नंबर मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ा। लेकिन ये नंबर पूरी तरीके से आपका मोल कॉन्सेप्ट में आपको समझ आ जाएगा, हाउ इज़ दिस नंबर कमिंग अप एंड इस नंबर का फर्दर क्या इस्तेमाल है पूरे मोल कॉन्सेप्ट में, वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो तरीके के एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं, दैट इज़ ओनली रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, है ना। एटम के लिए पढ़ा है तो रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, और अगर मॉलिक्यूल के लिए बोल रहे हैं, पूरे कंपाउंड का मास अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हम उसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और उन दोनों के यूनिट्स हम लोग U में लिखते हैं, दैट इज़ यूनिफाइड मास का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक दूसरे तरीके का भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मतलब ये जो वर्ड है रिलेटिव, ये जो वर्ड मैंने यहाँ रिलेटिव लिखा है, इस रिलेटिव वर्ड को हटाकर उसके जगह क्या लिखना पड़ता है, ग्राम एटॉमिक, ग्राम लिखना पड़ता है। तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर लिखा हुआ रहेगा तो आपको सिंपली ग्राम यूनिट लगाना है,
ठीक है, न्यूमेरिकली वैल्यू सेम रहता है लेकिन ग्राम यूनिट लगाना है। ठीक है, अब जैसे सपोज इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या समझ आया कि न्यूमेरिकली दोनों का वैल्यूज़ सेम होगा। न्यूमेरिकली जो है जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 23, चाहे वो ग्राम एटॉमिक मास हो, रिलेटिव एटॉमिक मास हो 23, लेकिन यूनिट दोनों का अलग अलग होगा। रिलेटिव अगर लिखा है तो आपको यू लिखना पड़ेगा और अगर ग्राम लिखा हुआ है तो आपको ग्राम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट में अंतर है लेकिन न्यूमेरिकली दोनों सेम है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टर्म्स में बोथ आर इक्वल, बट यूनिट के हिसाब से आपको अलग अलग यूनिट्स लगाने हैं। और यूनिट जैसे हम लोगों ने अलग अलग लगा दिया तो उसके हिसाब से उसका मतलब भी चेंज हो जाता है और क्वालिटेटिव उसका जो मतलब है वो पूरी तरीके से अलग है। कैसे अलग है कि रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर बताया जाए कि उसका मतलब क्या है तो दैट इज़ ओनली कैलकुलेटेड फॉर अ सिंगल एटम, दैट इज़ कैलकुलेटेड फॉर अ सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल के लिए उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक एटम या एक मॉलिक्यूल का वो मास बताता है। जैसे 23U है तो वो एक सोडियम एटम के बारे में बता रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं तो वो एक एटम नहीं बल्कि वो बहुत सारे एटम्स का मास एक साथ बताता है। इसका मतलब है कि सोडियम का अगर एक एटम का मास हमें फाइंड आउट करना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, तो वो 23U होगा। और इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आपका ग्राम में आ जाएगा जो कि एक सोडियम एटम का मास होगा। ठीक है, तो ये ग्राम में वैल्यू है और ये यूनिफाइड मास में वैल्यू है। ये कार्बन 12 से कंपेयर करके वैल्यू लाए हैं हम लोग 23, और ये डायरेक्टली ग्राम में ये एब्सोल्यूट मास बता रहा है, ये कंपैरिजन वाला मास नहीं है। ये जो ग्राम में लिखा है यहाँ पर जो कन्वर्जन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, यहाँ पर कोई भी कार्बन 12 से हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो मैंने दूसरा जो ग्राम आपको बताया कि ग्राम एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट बताया है, दैट इज़ मास ऑफ 6.022 10⁻23 atoms of Na। इसका पूरा मास आ जाएगा 23 ग्राम। ठीक है, इसका मास आ जाएगा एज 23 ग्राम। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो इतने सारे एटम्स का साथ में मास है, और ये जो 23U लिखा है ये सिंगल एटम का मास है। और सिंगल एटम के मास को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। ठीक है, तो जहाँ भी आपको 23U दिखता है तो ये एक एटम का मास है और रिलेटिव मास है, और जहाँ भी 23 ग्राम दिखता है सोडियम के लिए दैट मीन्स दैट इज़ मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स टुगेदर, एंड वो ग्राम एटॉमिक मास होगा। ठीक है, सो फॉर Na, फॉर सोडियम there could be two kinds of masses which you can see in the books। एक तो 23U दिख सकता है, तो 23 ग्राम दिख सकता है। तो 23 जहाँ U लगा है that means it is relative atomic mass, जिसका मतलब है कि it is mass of only a single atom, जो कि क्या बताता है, mass of one atom। ओके, एक एटम के बारे में बताता है, राइट। और जहाँ भी आपको ग्राम यूनिट लगा हुआ दिखता है तो दैट इज़ टेलिंग यू अबाउट द ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम लगा हुआ है मतलब कि क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। एटॉमिक क्योंकि वो एटम का मास है, सो ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बताता है अगर ग्राम यूनिट लगा हुआ है। और ये एक एटम का मास नहीं है, दिस इज़ द मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स टुगेदर। इतने सारे एटम्स का मास
साथ में अगर कैलकुलेट होगा तो वो 23 ग्राम आएगा। नाउ व्हाट इज़ दिस वैल्यू 6.022 10 टू द पावर 23, ये जो वैल्यू है ये क्या है? अगर मैं इसको नॉर्मल टर्म्स में लिखूं, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना रहे, तो अगर हम इसको लिखते हैं 6.022 10 टू द पावर 23, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली क्या है 6022 इंटू 10 टू द पावर 23 का मतलब है 10 इंटू 23 टाइम्स 10, ठीक है। 23 टाइम्स 10 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे करते करते आप कितनी बार इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 23 टाइम्स इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा 10, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1000 आएगा क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे 3 ज़ीरो हम कैंसिल कर देंगे, यानी 3 ज़ीरोज़ आई एम गोइंग टू कैंसिल। तो 23 10 में से अगर यहाँ पर 3 कट जाता है तो यहाँ पर 10 बचेगा, कितने टाइम्स 20 टाइम्स 10 बचेगा, ठीक है। और उसको फिर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6022 इंटू 10 टू द पावर 20, इसको मल्टीप्लाई करने पर 6022 और इसको 20 टाइम्स ज़ीरो लगाएंगे, कितना ज़ीरो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो दिस मच बिगर वैल्यू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इतना बड़ा नंबर बार बार लिखने से अच्छा है कि इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज किया जाता है और उसको हम लिखते हैं सिंपली लाइक दिस। ये इसका शॉर्टर वर्जन है ना। इसको शॉर्टकट में हम 6.022 10 टू द पावर 23 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं लिख के हम एक्चुअल नंबर अगर लिखना चाहेंगे विदाउट द स्टैंडर्ड नोटेशन, तो वो इतना बड़ा एक नंबर होगा, दिस मच बिगर द नंबर विल बी, ठीक है, containing 20 zeros at the last and also a 4 digit number before it। तो इतना बड़ा अगर नंबर है तो उसको बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हर जगह हम लोग उसको शॉर्टकट में लिखने के लिए इस तरीके से लिखते हैं। ओके, सो आई होप नाउ यू नो कि ये जो नंबर है वो कितना बड़ा नंबर है और उसमें कितने सारे एटम्स एक साथ जोड़े जा रहे हैं, उन सब का मास एक साथ जोड़ा जा रहा है, तब जाके इतना ये ग्राम एटॉमिक मास का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सो किसी भी एटम के लिए, सिर्फ मैंने सोडियम के लिए यहाँ एक एग्जांपल बताया, लेकिन बाकी अब किसी भी एटम के लिए ये चीज़ पॉसिबल है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ये चीज़ पॉसिबल है। जैसे सपोज़ अगर मैं आपको पूछूं कि मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम वो कितना होगा, एंड मास ऑफ 6.022 10 टू द पावर 23 कैल्शियम एटम्स वो कितना होगा, ठीक है। सोचिए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और उसी तरीके से मुझे मास बताइएगा, मास ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड मास ऑफ 6.022 10 टू द पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल, ये बताइएगा, ठीक है। सो इन दोनों का आंसर मुझे लिख के बताइए। अगर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट समझ आया है तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए कि एक एटम के लिए हम कौन सा यूनिट और कौन सा चीज़ इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे एटम्स का मास, मतलब 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास अगर साथ में कैलकुलेट करना है तो कौन से यूनिट का या कौन से टेक्निक का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर समझ आ गया तो जल्दी जल्दी फटाफट जवाब लिखिए। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। सो मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम हम लोग लिखेंगे एज 40U, ठीक है। लेकिन मास ऑफ 6.022 10 टू पावर 23 इतना कैल्शियम एटम्स अगर साथ में इसका मास कैलकुलेट किया जाएगा सो दैट विल बी 40 ग्राम। उसी तरीके से एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था 44U, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना जानते हैं।
कार्बन के लिए हम 12 लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए 16 लेते हैं और 16 के साथ यहाँ 2 लगा हो जाएगा, फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 44U मिलेगा, है ना। उसी तरीके से इतने, ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए मैंने 44U लिखा, लेकिन इतने सारे मॉलिक्यूल्स को अगर साथ में हम कैलकुलेट करते हैं उनके मासेस और ऐड कर देते हैं, सो दैट विल कम एज 44 ग्राम। ठीक है, अब इस U और ग्राम का क्या मतलब है, U और ग्राम का बस इतना ही मतलब है दैट 40U अगर मैंने कहीं पर बोला है, 40U अगर बोला है, तो दिस इज़ नथिंग बट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम है अगर 40U लिखा है, अगर U अटैच्ड है। लेकिन वहीं अगर हम कैल्शियम के मास के लिए 40 ग्राम लिखते हैं, अगर U के जगह G लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ दिस 40G। 40G का मतलब यही है दैट दिस इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये ग्राम एटॉमिक मास है कैल्शियम का। उसी तरीके से 44U के लिए जैसे U लगा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। CO2 का ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन वही 44 लिखा हुआ है, लेकिन U के जगह यहाँ पर अगर ग्राम लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक मास, तो दोनों में यूनिट का ही बस आपको डिफरेंस रहेगा। अगर MCQ क्वेश्चंस में है, उस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको बस उसके यूनिट को ध्यान देना है। अगर रिलेटिव पूछा है तो U लिखा हुआ होगा या कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो ग्राम यूनिट उसमें ज़रूर लगा हुआ होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ही फिर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा MCQ क्वेश्चन में। ओके, अब चलिए कुछ फॉर्मूला राइटिंग से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग फॉर्मूला राइटिंग से भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप अभी आपको ये जो टॉपिक मैंने समझाया रिलेटेड टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज़ क्लियर। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ फॉर्मूला राइटिंग के भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आई विल जस्ट राइट द क्वेश्चन फॉर यू। A trivalent metal M, a trivalent metal M forms 3 different compounds which are forms 3 different compounds which are its chloride, nitrate and hydrogen carbonate, which are its chloride, nitrate and hydrogen carbonate. Write the chemical formula of all the 3 compounds. Write the chemical formula of the 3 compounds. ठीक है, so I hope now you can see the question clearly. आपको अब क्वेश्चन दिख रहा होगा ठीक से। क्वेश्चन को देखना है, समझना है व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड एंड देन यू हैव टू ट्राई एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ लिखा है ट्राईवैलेंट मेटल M। ठीक है, यहाँ पर समझने का कोशिश करना है। यहाँ सबसे पहले लिखा गया है ट्राईवैलेंट मेटल M।
और वो 3 अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बना रहा है, जिसमें कि एक उसका क्लोराइड वाला कंपाउंड है, मतलब उसमें क्लोराइड आयन होगा, दूसरे वाले कंपाउंड में नाइट्रेट आयन होगा और तीसरे वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन कार्बोनेट का आयन होगा। ठीक है, तो M को आपको 3 अलग अलग आयन्स के साथ कंबाइन करना है। पहला तो आपको क्लोराइड आयन के साथ उसको कंबाइन करना है, दूसरा नाइट्रेट के साथ कंबाइन करना है और तीसरा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आपको उसको कंबाइन करना है। लेकिन क्लोराइड का तो खैर आपको फॉर्मूला याद है, अब क्योंकि वो टेबल में दिया हुआ है, तो वी ऑलरेडी नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। हम नाइट्रेट का भी फॉर्मूला जान रहे हैं एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी हम लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया गया है, वी नो इट ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन क्या मेटल M के बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? येस, इट इज़ बीइंग गिवन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो एक तरीके का मेटल है। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेटल एंड इट इज़ ट्राईवैलेंट मेटल। ट्राईवैलेंट मेटल है, तो कहने का क्या मतलब है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले तो मेटल M के बारे में क्या बताया जा रहा है। M एक तरीके का मेटल है, ठीक है, और वो भी किस तरीके का मेटल है? ट्राईवैलेंट मेटल है। मेटल है इसका मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला आयंस बनाएगा। और उसका चार्ज कितना होना चाहिए? हाउ मच चार्ज शुड इट हैव? ट्राई वैलेंट, 2 वर्ड से बना हुआ, तो ट्राई मतलब 3, वैलेंट कम्स फ्रॉम द वर्ड वैलेंसी। वैलेंसी मेटल का 3 है, जिसका मतलब है कि उसके कैटायन में कितना चार्ज होना चाहिए? +3 का चार्ज होना चाहिए। प्लस इसीलिए क्योंकि कैटायन है, क्योंकि मेटल है, मेटल से कैटायन बन रहा है तो पॉजिटिव बनेगा, और 3 इसीलिए क्योंकि वो ट्राईवैलेंट है। ठीक है, सो ट्राई वर्ड से हम लोगों ने 3 ले लिया, मेटल वर्ड से हम लोगों ने प्लस का सिंबल ले लिया। तो मेटल M जो है वो फाइनली जब रिएक्शन करेगा तो वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा? M3+ में। आप चाहें तो M3+ को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप प्लस पहले भी लिख सकते हैं, M+3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एज पर योर विश। ठीक है, सो M3+ और M+3 ये बनाएगा मेटल M जब भी वो रिएक्शन करेगा। अब इस M3+ को आपको कंबाइन करना है नाइट्रेट के साथ, क्लोराइड के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, 3 चीज़ों के साथ इसको कंबाइन करना है। ठीक है, सो लेट अस कंबाइन दीज विथ द 3 काइंड्स ऑफ आयंस। M3+ को सबसे पहले Cl- के साथ कंबाइन करेंगे और बताना है क्या बनेगा। उसी तरीके से M3+ को हम लोगों को कंबाइन करना है नाइट्रेट के साथ, तो नाइट्रेट क्या होता है? NO3-1, ये होता है नाइट्रेट। और लास्टली M3+ कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, HCO3- के साथ। ठीक है, तो इन तीनों को आप कंबाइन करके देखिए कहाँ पर कैंसिलेशन हो सकता है या कहाँ पर आपका कंपाउंड बन सकता है इंटरचेंज ऑफ चार्जेस के थ्रू। ये सब देखिए, सोचिए एंड देन फाइनली अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बोला गया है कि मेटल कौन सा होगा, विच मेटल इज़ दैट, यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई। आपको M के ही टर्म्स में छोड़ देना है, क्वेश्चन को M के टर्म्स में ही सॉल्व करना है, आंसर भी आपको M के टर्म्स में ही लिखना है, लेकिन बस फॉर्मूला का पैटर्न बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न विल द कंपाउंड शो, किस तरीके का फॉर्मूला का पैटर्न दिखेगा कंपाउंड्स में, बस उतना बताना है। तो M के टर्म्स में ही आंसर लाएंगे, लेकिन M को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास और वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट इज़ वी जस्ट ओनली नो अबाउट द वैलेंसी, वी ओनली नो दैट इट इज़ अ मेटल, बट एग्जैक्टली वी डोंट नो विच मेटल इज़ दैट। सो इसीलिए उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विच मेटल विल दैट बी, एग्जैक्टली कौन सा मेटल है वो पता करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो अभी इंटरचेंज करके देखते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपाउंड्स विल बी फॉर्म्ड। M3 का जो 3 है वो क्लोराइड के पास आएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो फाइनली मेरा जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी M1Cl3। हम 1 नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो हम इसको लिखेंगे MCl3।
सो इफ़ योर फर्स्ट आंसर इज़ MCl3 देन इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर नहीं तो प्लीज़ स्क्रीन से चेक कर लीजिए अगर कोई गलती है तो। इसके बाद इस 3 को हमें नाइट्रेट के पास लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 1 चला जाएगा M के पास। सो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ इंटरचेंज 1 M1 NO3 3, लेकिन ऐसे 3 लिखेंगे तो इट इज़ लुकिंग लाइक 33. वी नीड टू पुट अ ब्रैकेट. नेग्लेक्टिंग दिस 1 वी कैन राइट इट एज फाइनली MNO3 होल 3. ठीक है, सो अगर आपका MNO3 होल 3 आया है देन आंसर इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. इसके अलावा कुछ आया है तो प्लीज़ चेक इट फ्रॉम द स्क्रीन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाइकार्बोनेट का, हाइड्रोजन कार्बोनेट का. तो ये 3 इसके पास जाएगा और ये जो 1 है वो इसके पास आएगा. तो फाइनली यहाँ पर M1HCO3 होल 3 ब्रैकेट लगा के 1 हम चाहें तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं. फाइनली लिख सकते हैं MHCO3 होल 3. ठीक है, सो अगर MHCO3 होल 3 अगर आपका लास्ट का आंसर है तो दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर कुछ गलती है तो आप स्क्रीन से चेक कर लेंगे उसको. ठीक है, सो इस तरीके से आपको घुमाकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दिस वाज नॉट अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. आपको आइडेंटिफाई करना था उसके चार्ज को और ये भी आइडेंटिफाई करना था कि वो एक कैटायन है या एनायन, किस टाइप का आयन वो बनाएगा वो भी आइडेंटिफाई करना. तो मैंने आपको सिखाया किस तरीके से आप कैटायन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से एनायंस के साथ उसको कंबाइन करके और M के टर्म्स में या फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है. ठीक है, तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस अगर आएंगे तो यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि अगर मल्टीपल चॉइस है तो फिर एक ही आंसर उसमें करेक्ट होगा. अगर आप गलत चूज़ करके आते हैं तो फिर मार्क्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल फार्मूला लिखना, कंपाउंड का फार्मूला लिखना, ये सब बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए. उसके लिए वो टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज़ क्लास. विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम.